ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत और बात करेंगे पीओके की, क्योंकि पीओके में हालात दिनों दिन खराब हो रहे हैं, लेकिन अब स्थिति जो है वहां पर बहुत ज्यादा भयावह होती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल देखिए, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में पाकिस्तानी सेना और जनरल असीम मुनीर के खिलाफ उग्र जन आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। भारी गोलीबारी हो रही है, दमनकारी नीतियां अपनाई जा रही है। रेंजर्स के खूनी बैकग्राउंड के बावजूद वहां की आवाम झुकने के लिए तैयार नहीं है। स्थानीय आवामी एक्शन कमेटी के झंडे तले उतरी जनता ने सेना के छक्के छुड़ा दिए हैं, जिससे यह साफ जाहिर हो चुका है कि पीओके में मुनीर की फौज पूरी तरीके से लाचार और पस्त हो चुकी है। जब सीधी सैन्य ताकत और बंदूकों के दम पर जन आंदोलन को दबाने में नाकामी हाथ लगी, तो पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने एक बार फिर से आतंक का सहारा ले लिया है। ताजा रिपोर्ट की माने तो पीओके में बिगड़ते हालात को संभालने और आंदोलन को कुचलने के लिए मुनीर और आईएसआई की जोड़ी ने एक नया घिनौना षड्यंत्र रचा है। भारत द्वारा जिस कुख्यात आतंकवादी के पूरे नेटवर्क और कुनबे को मिटा दिया गया था, अब उसी नेटवर्क से जुड़े जैश-ए मोहम्मद के आतंकी मसूद इलियास कश्मीरी को भेष बदलकर पीओके के रावलकोट और मुजफ्फराबाद जैसे इलाकों में एक सीक्रेट मिशन पर भेज दिया गया है। जिस सीक्रेट मिशन का असली मकसद पीओके की जनता के शांतिपूर्ण और अधिकार मांग रहे प्रदर्शनों में हिंसा भड़काना और उन्हें आतंकवादी घोषित करके पूरे आंदोलन को बदल देना है, बदनाम कर देना है। जब जब देखिए पाकिस्तानी सेना अपनी आवाम से हारती है, तब तब वो आतंकियों को ढाल बनाकर अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने की कोशिश करती है। लेकिन भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने पाकिस्तान की ये नई चाल अब बेनकाब होती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर कर्नल टीपी त्यागी सर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। सर, ये किस स्थिति में पाकिस्तानी सेना है कि अगर आप वहां पर विरोध प्रदर्शन नहीं संभाल पा रहे हैं, कानून व्यवस्था आपके हाथों से निकलती हुई, सरकार के हाथों से निकलती हुई जा रही है, तो आप ऐसा कदम उठाएंगे कि आपको आतंकियों का सहारा लेना पड़ेगा? क्या क्या स्थिति इस वक्त देख पा रहे हैं आप सर? देखिए, सबसे पहले तो हमें मसूद इलायसी कश्मीरी इसको धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर जब अटैक हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में, तो पाकिस्तान ने कहा था हमारे यहाँ तो कोई नुकसान नहीं हुआ। ये कश्मीरी था, इलायची कश्मीरी, जिसने रो रो के चिल्ला चिल्ला के ये कहा कि हम पाकिस्तान की आईएसआई के कहने के ऊपर आतंकी बने। फिर हमसे कहा गया देश की रक्षा करो। हमने देश की रक्षा के लिए काबुल से लड़ाई लड़ी, हमने कंधार से लड़ाई लड़ी, दिल्ली से लड़ाई लड़ी, और अब जब ऑपरेशन सिंदूर में बहावलपुर में हमारे मरकज सुभान अल्लाह को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया और हमारे हेड यानी कि मसूद अजहर की फैमिली के लोगों के मांस के टुकड़े हवा में उड़ गए और पाकिस्तान की आर्मी फेल हो गई, उसके इस बयान से तब सारी दुनिया को पता लगा कि हिंदुस्तान ने कैसा अटैक किया है। लेकिन अब स्थिति जो पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है, देखिए दरअसल में पाकिस्तान में और ईरान में एक सिमिलरिटी है। ईरान आतंकी गुटों को पैदा करता है दूसरे देशों में, और पाकिस्तान आतंकी गुटों को पालता है अपने ही देश में। यानी कि अगर मरकज सुभान अल्लाह ध्वस्त कर दिया गया तो पाकिस्तान ने उसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए मैं समझता हूँ 14 करोड़ से ज्यादा रुपए दिए। दूसरे देशों में आतंकी संगठन होते होंगे, लेकिन पाकिस्तान में उन आतंकी संगठनों को पनाह देना, उनके कैंप बनवाना और उनके साथ रहना, ये उसकी एक स्टेट पॉलिसी है। वो स्टेट पॉलिसी इसलिए है कि एक सिपाही को पैदा करने में समय लगता है, पैसा लगता है, और आतंकी संगठन में एक लड़ाके को 72 वरों का लालच देके वो आराम से मिल जाते हैं। तो अपने दुश्मनों को टैकल करने के लिए वो इनका सहारा लेता है। आज भी उसने यही सहारा लिया है। उसने जब ये देखा कि पीओके में रावलकोट हो या मीरपुर हो या मुजफ्फराबाद हो, कोई ऐसी जगह नहीं है
जहां से प्रोटेस्टर्स विद्रोह ना कर रहे हो, और विद्रोह इस लेवल तक पहुंच गया कि सरदार अम्मान खान के कहने के ऊपर लाखों की भीड़ ये कहने पे तैयार हो गई कि चलो कूच करो सीज फायर की लाइन की तरफ, पाकिस्तान को छोड़ दो, चलो हिंदुस्तान से मदद मांगो। यहाँ तक स्थिति हो गई कहने पे। तब 100 लोगों को मार दिया गया, लेकिन उसके बाद भी जब स्थिति कंट्रोल में नहीं आई, उन्होंने 15 दिन का ब्लॉकेड भी लगाया, राशन पानी बंद कर दिया, तब भी स्थिति कंट्रोल में नहीं आई। जी। तब जनाब हमारे फील्ड मार्शल, जिन्हें हम कहते हैं फील्ड मार्शल, इन्होंने एक चाल चली, और वो चाल ये चली कि उन्होंने इस कश्मीरी को एक पीस डेलीगेशन में भेजा कि पीस डेलीगेशन जाके ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी से बातचीत करेगा। वो तो एक तरफ पीस की बात करेगा, और लश्कर तैयबा के लड़ाकों को नॉर्मल वेशभूषा में, सिविलियन वेशभूषा में भेजा, और वो ये कहेंगे जाके कि जो प्रोटेस्टर्स हैं ये गद्दार हैं, ये देशद्रोही हैं, लिहाजा किसी न किसी बहाने वो JAEC के जो लीडर्स हैं उनको देशद्रोही करार करके इसको खत्म कर देंगे। ऐसी उनकी प्लानिंग है, मगर ऐसा होगा नहीं। नहीं, ये तो एक बार फिर सर ये हो गया ना, साफ हो गया कि पाकिस्तान के हुक्मरान और आतंकियों के बीच जो गठजोड़ है वो एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने आ रहा है। सर आप बने रहिए हमारे साथ। विदेश मामलों के जानकार अरविंद सिंह तेजावत भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका भी अरविंद जी इस चर्चा में। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, देखिए पहले नरसंहार हुआ, बर्बरता अत्याचार की सारी हदें पार की गई, मीडिया कवरेज के लिए वहां पर पाबंदियां तक लगा दी गई। सवाल ये कि आखिर जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, मानवाधिकार संगठन है, वो इस पूरे मामले में आखिर हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हैं सर? ये वाकई सच बात है पुनीता जी कि मानवाधिकार संगठनों को जो हस्तक्षेप की जो उम्मीद थी वो कर नहीं रहे। इसके कारण दरअसल इसके पीछे वे वेस्टर्न फोर्सेस है जो ऐसा नहीं चाहती हैं, और अभी उनको लगता है कि पाकिस्तान का अभी और इस्तेमाल किया जा सकता है। खासकर वेस्ट एशिया के जितने भी मामले हैं उनको सल्टाने में पाकिस्तान काफी मददगार साबित हो सकता है, पर ऐसा नहीं है। वेस्टर्न मीडिया के बहुत सारे कोनों में पाकिस्तान में जो इन मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है वहां पे उनके खिलाफ आवाजें उठ रही है। जितने भी जो दुनिया के संजीदा लोग हैं, जो पढ़े लिखे और जो इंसानी हकूकों में यकीन करते हैं, वो सारे के सारे इसके विरोध में बोल रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात यह कि भारत सरकार को उसके कश्मीरी लोगों के पक्ष में, क्योंकि वो भारत सरकार की आवाम है, जो स्टैंड लेना चाहिए था संभवतः वह नहीं लिया जा रहा है, और उनके हक के लिए जो सरकार को उनके साथ खड़ा होना चाहिए था पाकिस्तानी सरकार के विरोध में, वैसा नहीं दिखाई दे रहा है। केवल बयान देकर मुझे लगता है कि अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए पुनीता जी। लेकिन हर बार देखिए यही होता है कि जिम्मेदारी से जिस तरीके से मुंह मोड़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं पीओके की जनता इससे त्राहिमाम जरूर कर रही है। लेकिन कर्नल टीपी त्यागी सर, जरा ये समझाइए कि पाकिस्तान की जो हकीकत है वो हर बार दुनिया के सामने आती रही है, खास करके आतंकियों को पनाह देना, आतंकियों को किस तरीके से बढ़ावा देना, किस तरीके से शह देना। लेकिन इसके बावजूद भी कभी भी पाकिस्तान ने हमेशा यही कहा है कि हम आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर हम एक्शन ले रहे हैं, लेकिन स्थिति उसके बिल्कुल उलट नजर आती है। लेकिन जब अब पीओके में लोगों की आवाज को दबाने के लिए अब आतंकियों का साथ लिया गया है, तो अब आप ये समझिए कि पाकिस्तान की जो सरकार है, जो वहां की सेना है, उसने सारी हदें इंसानियत की पार कर दी है। लोगों को खुलेआम वहां पर मारा जा रहा है, जो लोग दिख रहे हैं, जो नहीं मान रहे, नहीं समझ रहे, उन पर गोलियां बरसा दी जा रही है। आखिर कैसे इन हालातों पर रोक लग पाएगी सर? देखिए, रोक लगाने के लिए सबसे ज्यादा उस देश को इंटरेस्ट लेना चाहिए जो इससे त्रसित है, और वो देश है भारतवर्ष। जैसे तेजावत जी ने ठीक कहा कि भारतवर्ष वो नहीं कर रहा जो उसे करना चाहिए। केवल एक ये कह देना कि हम इसकी निंदा करते हैं, ये कोई मायने नहीं रखता। हमारे पास सोशल मीडिया की कमी है? अगर वो सोशल मीडिया पे हमारे युवाओं का ब्रेन वॉश कर सकते हैं, या कश्मीर के पीओके की जनता का ब्रेन वॉश कर सकते हैं, तो क्या हम डी ब्रेन वॉश या डी रेडिकलाइजेशन नहीं कर सकते? या जैसे इजराइल जब बम्बार्डमेंट करता है गाजा में, तो वो बाकायदा लीफलेट डालता है कि ये जगह को खाली कर दो। ऐसे ही
क्या हमारे भी तो लोग वहां पे हैं? और जब हम ये कहते हैं कि पीओके हमारा है, हमारा अभिन्न अंग है, तो पीओके के लोग भी हमारे हैं। और अगर पीओके के लोग हमारे हैं और उनके ऊपर अत्याचार हो, तो हमको रीजनेबली उसमें इफेक्टिवली इंटरवीन करना चाहिए। हम भी वहां पे लीफलेट पहुंचाएं, हम बताएं, उनमें लीफलेट में लिखे कि तुम्हारे साथ क्या क्या बदतमीजियां की गई हैं और अब तुम्हें क्या करना चाहिए। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने संज्ञान लिया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने संज्ञान ना लिया होता तो वो जो इन्होंने अब ये कोशिश की है कि वो कश्मीरी को भेजिए और एलईटी को भेजिए सादे कपड़ों में, ये तब लिया है क्योंकि यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट कमीशन ने साफ साफ कह दिया कि गोलीबारी बंद होनी चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कह दिया कि जांच होनी चाहिए और हम इसकी निंदा करते हैं। वो वहां पे इंटरनेट जो है वो जारी होना चाहिए। और ब्रिटेन के अंदर तो 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वहां पे एक ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री कमेटी है कश्मीर के ऊपर, उसके चेयरमैन ने ये कहा कि 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये कहा है कि हम इसमें इंटरवीन करेंगे, पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है वो गलत है। जब इस किस्म की आवाज आई, तब इस फील्ड मार्शल के दिमाग में ये आया कि अब हम और ज्यादा उनके ऊपर गोली नहीं चला सकते। 100 लोगों को ऑलरेडी मार दिया गया है, लिहाजा उन्होंने ये तरकीब सोची कि हम एक पीस डेलीगेशन भेजें। पीस डेलीगेशन जिसके अंदर ये कश्मीरी मसूद इलायची कश्मीरी ये भी शामिल है। एक तरफ तो ये जेएसी के लोगों को बरगलाएगा और दूसरी तरफ से एलईटी को भेजें। एलईटी के जो लड़ाके हैं वो सिविल ड्रेस में होंगे और वो वहां कहेंगे कि जो प्रोटेस्टर्स हैं ये देशद्रोही है, ये गद्दार है, यानी कि एक गिफ्ट क्रिएट करेंगे। गिफ्ट क्रिएट करने से जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी ऐसा तो नहीं है, मगर डाइल्यूट जरूर हो जाएगी। तो ये उन्होंने प्लानिंग तब की है जब इंटरनेशनल कम्युनिटी से थोड़ा प्रेशर आया है, लेकिन जितना आना चाहिए उतना नहीं आया। जितना भारत को इंटरेस्ट देना चाहिए उतना भारत ने नहीं लिया। कम से कम अब ये काम किया जाना चाहिए। हमारे यहाँ फौज के अंदर ये बताया जाता है कि एक्शन कहाँ लो और कब लो, तब जब दुश्मन सबसे ज्यादा कमजोर हो और जिस जगह पे कमजोर हो। पाकिस्तान इतिहास में इतना कमजोर नहीं रहा कभी जितना आज की तारीख में है। वो बात अलग है कि वो ईरान में और अमेरिका में समझौता कराता रहे, लेकिन बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो या पीएके हो या सिंध हो, ये सब के अंदर बवाल है। और जो वहाँ की आवाम है वो भी इमरान खान की वजह से बवाल कर रही है। लिहाजा नाउ इज द टाइम दैट वी शुड टेक डिसाइसिव एक्शन। नहीं, इतना तो साफ हो गया है, पाकिस्तान एक बार फिर ये बता दिया है कि उसके लिए शांति का मतलब आतंकवाद है। लेकिन सर आप जरा ये समझाइए, जैसा सर ने कहा, जैसा आपने भी कहा था कि देखिए अभी भारत जो है कोई भी डिसीजन ले नहीं पा रहा है, आखिर किस चीज का इंतजार हो रहा है? भारत किस तरीके से इस पूरी घटनाक्रम को देख रहा है सर? अरविंद सर। भारत शायद 2-3 वजह हो सकती है। पहली बात तो, पर ये वाजिब वजह नहीं लगती, केवल हम अंदाज लगा सकते हैं कि भारत की सरकार ये चाहती है कि पहले कश्मीरी अवाम खुद अपने हकों के लिए लड़े और फिर बाद में जरूरत हुई और अगर उन्होंने हमसे प्रिसाइसली कोई मदद मांगी तो हम मदद करेंगे। पर मुझे लगता है कि ये तरीका बहुत ही परंपरागत तरीका है, यह सही तरीका नहीं हो सकता है। कर्नल साहब ने भी बोला है, क्योंकि केवल कश्मीर के लोगों का धर्म अलग है, वो मुस्लिम है, जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात कर रहा हूँ, तो केवल इसलिए उनको नहीं छोड़ा जाना चाहिए। भारत एक सेकुलर देश है, तो ऐसे में अगर उस हमारे देश की आवाम पर अगर पाकिस्तानी हुकूमत द्वारा कोई जुल्म ढाया जाता है तो मुझे लगता है कि इसे मानवीयता के हक में कम से कम किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और बयानों का जो तीखापन है वो कम से कम और तेज होना चाहिए। और जो भी संभव है, आप बॉर्डर पे कुछ ज्यादा सेना का जमावड़ा लगा सकते हैं, इससे एक तरीके का संदेश जाएगा और पाकिस्तान पे दबाव भी पड़ेगा। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि हम कर सकते हैं, पर लग रहा है कि शायद वो ये सोच रहे हैं भारत की सरकार की, क्योंकि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों का धर्म अलग है, इसलिए वो शायद भारत के साथ लंबे समय तक ना रहें। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि चाहे वो 1857 की क्रांति हो या तमाम ऐसे इंसिडेंट हो, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन हो, जब दोनों ही धर्मों के लोगों ने मिलकर जब आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है,
तब हम विजयी हुए हैं पुनीता और जी। देखना अब ऐसे में यही होगा कि भारत इस दिशा में आखिर कैसे कदम और किस रणनीति पर काम कर रहा है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का सर, इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर, स्पेस एक्स रॉकेट का हिस्सा